सुखी और समृद्ध गुजरात में गरीबों की संख्या 1 करोड़ 2 लाख तक पहुंच गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, संसद में पेश किए हुए आंकड़े ये कहानी बयां कर रहे हैं। जहां सरकार राज्य में लगातार गरीबी हटाने के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ संसद में पेश हुई रिपोर्ट ने गुजरात सरकार की कलई खोल कर रख दी है। संसद में पेश की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में पिछले कुछ सालों में गरीबी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। गुजरात की कुल जनसंख्या के 16.63% लोग गरीब हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा गरीबी गुजरात के ग्रामीण इलाकों में है। गांव में 21.4% लोग यानी कुल 75,35,000 लोग गरीब हैं। वहीं शहरी आबादी में 10.4% यानी कि 26,88,000 लोग गरीब हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक सुखी और समृद्ध गुजरात में गाँव का व्यक्ति रोजाना 26 रुपये भी खर्च करने में असमर्थ है, जबकि शहरी इलाकों का व्यक्ति 32 रुपये भी बड़ी मुश्किल से खर्च कर पा रहा है। गुजरात सरकार ने खुद विधानसभा में यह बात स्वीकार की है कि पिछले 2 सालों में 1359 गरीब परिवारों की वृद्धि हुई है। गुजरात में सबसे ज़्यादा गरीबी बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, पंचमहल और दाहोद में देखी गई है। ऐसे में गुजरात सरकार के लिए गरीबी से निपटना एक चुनौती से कम नहीं है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। एक मांग वेतनमान, इस मांग को लेकर के झारखंड के सभी मनरेगा कर्मी जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए मुराबादी के पास जुटे हैं और यहाँ से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे, जब इनको प्रशासनिक लोगों ने मना किया और बातचीत करने की बात कही है कि बातचीत से मामले को सुलझाया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। जैसा कि साफ तौर पर देख सकते हैं, ये सामने शिबू सोरेन का आवास है और ये सड़क पर जो है पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। ये सड़क आगे जा कर के मुख्यमंत्री आवास के तरफ जाती है और ये जो तमाम लोग हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, ये राज्य भर के मनरेगा कर्मी हैं और इन कर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि इनकी एक ही मांग है और वो मांग वेतनमान की मांग है। मतलब साफ है कि स्थायीकरण की मांग को लेकर के इन लोगों का आंदोलन चल रहा है और अभी प्रशासनिक अधिकारियों ने इन लोगों के पास तमाम तरह की बातें कही है, कहा है कि मुख्यमंत्री से बात करके आप लोगों के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन आप लोगों से, इन लोगों से प्रशासनिक अधिकारियों ने गुजारिश की है कि अभी फिलहाल आप लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम जो है उसको मत कीजिए, उसको रोक दीजिए। 3 बजे तक या जल्द से जल्द जो है मनरेगा कर्मियों की बातें सुनने के लिए या तो यहाँ से कोई डेलीगेशन मुख्यमंत्री के यहाँ जाएगा या मुख्यमंत्री का कोई डेलीगेशन यहाँ आएगा। तमाम लोग जो है वो अपनी आप बताइए क्या मांग है, बहुत छोटा में बताइएगा। हम लोग का तो एक ही मांग है, वेतनमान और अस्थायीकरण। हम लोग विगत 17 साल से मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना का संचालन बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं और हम लोग को सिर्फ ठगा जा रहा है। हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है, वेतनमान। तो बस इसी एक मांग के साथ ये तमाम लोग मुराबादी में बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और अगर जल्द, जैसी की स्थितियां दिख रही है कि अगर जल्द इन लोगों की मांगों के तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो माहौल चुनावी है, माहौल बिगड़ सकता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के घटना के खबर में अब पड़ चुका है सुप्रीम फर्क। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स गठन कर दिया है। आने वाले 2 महीने में पूरे देश में, बल्कि कई जगह से अगर कोई भी असुरक्षा की खबर आती है, डॉक्टरों की जो मांगे हैं उस दौरान कोई खबर आती है, पूरी जांच पड़ताल करके सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को सुनते हुए अभी ऐसा लग तो रहा है कि उन्होंने रेजिडेंट डॉक्टर्स, सब जगह इंडिया के सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स की समस्याओं को सुना और समझने की कोशिश तो की है। अभी तक सीबीआई ने जो कार्रवाई की है, इस दौरान 11 दिन हो चुके हैं। सीबीआई को ये केस पकड़े हुए 7 दिन हो चुके हैं, पर अभी तक कोई दूसरा गिरफ्तारी नहीं हुई है। पर सीबीआई से ये जो रिपोर्ट मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट से, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ये टिप्पणी है कि एफआईआर इतनी देर बाद क्यों हुई। सवाल उठ रहे हैं राज्य सरकार के कामों की तरफ। टिप्पणी हो रही है कि कैसे लापरवाही बरती गई। सुप्रीम कोर्ट
आने वाले 22 तारीख को फिर से इस केस में सुनवाई करेगी और अब हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट में ही होगी इस केस की सुनवाई। दिल्ली से कैमरामैन आलोक सक्सेना के साथ मैं सुचंद्रमा, भारत एक्सप्रेस। कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कई सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि जब घटना घटी तो घटना के 3.5 घंटे बाद आखिर एफआईआर क्यों दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार कोर्ट से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि आखिर एफआईआर क्या हत्या के मामले में दर्ज की गई थी, जिस पर कहा गया कि नहीं, नेचुरल मौत के मामले में दर्ज की गई और बाद में इसे हत्या में तब्दील की गई। वहीं याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल की दलीलों को खारिज किया गया और कहा गया कि तुरंत बाद एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, काफी लेट से दर्ज हुआ और साथ ही यह भी कहा गया कि जो पीड़िता थी उसकी डेड बॉडी को देने में काफी वक्त लगा और परिजन जो है इसके लिए परेशान होते रहे, जिसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पूरे देश के डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं और यही कहते हुए कोर्ट ने एक 10 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसमें दिल्ली एम्स के निदेशक को भी शामिल किया गया है। यह टास्क फोर्स 3 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जब अंतिम रिपोर्ट आएगा उसके बाद विचार करेगा और देखेगा कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ आगे किया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट देना है और उसके बाद कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ कोर्ट आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ गोपाल कृष्ण। जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को 3 चरणों में चुनाव होने हैं। 18, 25 और 1 तारीख को वहां पर वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 4 तारीख को आएंगे। इसी बीच अब कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में रणनीति बनानी शुरू कर दी है। 2 दिन के दौरे पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और चुनावी रणनीति बनाने का काम करेंगे। साथ ही साथ किस पार्टी से अलायंस करना है इस पर भी चर्चा होगी। हर एक कार्यकर्ता से उनकी राय ली जाएगी कि और प्रदेश के अंदर माहौल क्या है, किस तरह से काम करना है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर जाएंगे और एक रणनीति के तहत एक आगे का जो प्लान है चुनाव को लेकर वो तैयार करेंगे। साथ ही साथ गठबंधन का स्वरूप क्या होना चाहिए, किस पार्टी के साथ समझौता किया जा सकता है, किसके साथ एक जो स्टेबिलिटी है वो पार्टी की बनेगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर वहां पर डिस्कशन होगा और उसके बाद एक अच्छी रिपोर्ट लेकर दिल्ली लौटेंगे और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया होगी वो की जाएगी। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ प्रशांत यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 24 सीटों के लिए 18 सितंबर को चुनाव होगा। अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्याशियों की नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रथम चरण की नामांकन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 27 अगस्त है, जबकि इन नामांकन पत्रों की जाँच 28 अगस्त को होगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ कोमल शर्मा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के लिए दोनों की लड़ाई आसान नहीं होगी। जहां भारतीय जनता पार्टी 10 वर्षों की सत्ता विरोधी लहर झेल रही है तो वहीं कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझ रही है। हालांकि कांग्रेस के लोकसभा में अच्छे प्रदर्शन से पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है, लेकिन क्या इस जोश का फायदा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिल पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन रमेश राय के साथ मृगांक प्रभाकर, भारत एक्सप्रेस। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और रेलवे ने भी अपनी कमर कस ली है। रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन जया वर्मा ने आज प्रयागराज जंक्शन का निरीक्षण किया और पत्रकारों से बातचीत करते हुए जया वर्मा ने बताया कि इस बार कुंभ में श्रद्धालुओं के लिए 900 अतिरिक्त ट्रेन
चलाई जाएंगी। पिछले बार की बात की जाए तो 2019 कुंभ में करीब 22 करोड़ श्रद्धालु संगम स्नान करने प्रयागराज पहुंचे थे, मगर इस बार की बात की जाए तो करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत प्रयागराज जंक्शन का भी रीडेवलपमेंट किया जा रहा है और एयरपोर्ट की तर्ज पर सजाया संवारा जा रहा है। लगातार हो रहे रेल हादसे से सबक सीखते हुए अब रेलवे प्रशासन ने इंजन के ऊपर कैमरे इंस्टॉल्ड करने का भी निर्णय लिया है। साथ ही साथ ट्रैक के इंस्पेक्शंस के लिए बाकायदा अब वीडियोग्राफी भी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। श्रावण मास में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में करीब 54 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा का दर्शन पूजन किया है। देश दुनिया से श्रद्धालु बाबा दरबार में पहुंचे और वहां विधि विधान से बाबा का जलाभिषेक किया। मंदिर प्रशासन ने श्रावण मास के दौरान दर्शन पूजन के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक करीब 54 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा दरबार में हाजिरी लगाई। इस बार श्रावण मास में करीब 5 सोमवार पड़े थे और 5 सोमवार को बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। श्रावण मास के अंतिम सोमवार यानी कल बाबा का झूला श्रृंगार करके श्रावण मास को विदाई दी गई। श्रावण मास के सोमवारों की बात की जाए तो प्रत्येक सोमवार को 3 से 3.25 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा दरबार में हाजिरी लगाई। वहीं काशी में दूर दूर से कावड़ चढ़ाने के लिए भी यहाँ कावड़िए पहुंचे थे। बाबा विश्वनाथ का उन्होंने जलाभिषेक किया। श्रावण मास के दौरान काशी केसरिया रंग में पटी नजर आई। श्रावण के सोमवार के लिए यहाँ विशेष व्यवस्था की गई थी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी श्रावण मास को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किया था। सीएम योगी भी श्रावण मास के दौरान 2 बार काशी विश्वनाथ पहुंचे। उन्होंने बाबा का दर्शन पूजन भी किया, साथ ही उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। सीएम योगी श्रावण मास के पहले दिन ही काशी विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे थे और उन्होंने श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके बाद जिला प्रशासन ने यहाँ पर फुल प्रूफ व्यवस्था की और श्रद्धालुओं के लिए तमाम प्रकार के इंतजाम किए। श्रद्धालुओं का स्वागत मंदिर में फूल बरसाकर किया गया। जो मंदिर के अधिकारी थे, मंडलायुक्त थे, उन्होंने काशी विश्वनाथ दरबार में पहुंचे श्रद्धालुओं के ऊपर फूलों की बरसा कर उनका स्वागत किया। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि श्रावण मास के दौरान पूरी काशी बम बम बोलती रही और हर तरफ बोल बम की गूंज सुनाई देती रही। अब श्रावण मास खत्म हो चुका है और मंदिर प्रशासन आगे के त्योहारों के इंतजाम में जुट गया है। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई हिस्सों में आज बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया गया है कि 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश हो सकता है। कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश भी हो रहा है। इसके साथ ही साथ आज और कल कोकण में सभी जगह तूफानी हवाएं चलेंगी और साथ ही हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना है। सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिले में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। तो वहीं इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। पालघर, ठाणे, रायगढ़, नासिक, अहमदनगर, पुणे, कोल्हापुर, सतारा, सांगली, सोलापुर जैसे कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में बता सकते हैं कि पहले कुछ दिनों से मुंबई में मौसम का मिजाज बदला हुआ था, लेकिन आज अचानक सुबह से ही मुंबई सहित कई जगहों पर भारी बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठतम नेता चंपई सोरेन के ऊपर एक कहावत चरितार्थ सी प्रतीत हो रही है। कहावत यह है कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। दरअसल चंपई सोरेन ने जिन बातों को सोचते हुए और जिन लोगों के भरोसे
बीजेपी के साथ जाने की पूरी पृष्ठभूमि तैयार की थी, जिस तरह से पार्टी बदलने की पृष्ठभूमि तैयार की थी और जिस तरह से उनके प्रेस सलाहकार की चंचलता ने तमाम बातों को अंजाम दिया, ये जानकारियां अब सार्वजनिक होती जा रही हैं कि उनके साथ जो सलाहकार लोग थे उन लोगों ने लगातार उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी के साथ गलबहियां करते हुए तमाम तरह की रणनीति बनाई और उसी रणनीति पर काम करते हुए चंपई सोरेन ने ये कदम उठाया। लेकिन इस कदम के उठाने के पीछे जो तैयारी होनी चाहिए थी या जिन लोगों का समर्थन जिस तरह से उनको मिलना चाहिए था वो समर्थन नहीं मिला और फिलहाल इतने वरिष्ठतम नेता झारखंड की राजनीति में अपनी अलग पहचान और अपना अलग सम्मान रखने वाले चंपई सोरेन बीते 3 दिनों से दिल्ली में हैं और बीजेपी उनको घास तक नहीं डाल रही है। ये चर्चा चल रही थी कि बीजेपी के साथ बातें हो चुकी हैं, अब किसी भी समय बीजेपी में वो शामिल हो जाएंगे। कभी ये हो रहा था कि 2 बजे होंगे, 3 बजे होंगे, लेकिन तमाम अटकलों पर अभी तक तो विराम लगा हुआ है। दरअसल इस पूरे मामले के पीछे बात यह है, जो जानकारियां सामने आ रही हैं कि जिस तरह से कई विधायकों पर चंपई सोरेन ने भरोसा किया था कि उनके साथ वो विधायक चले आएंगे, चाहे वो दशरथ गगरई हों, संजीव सरदार हों, समीर मोहंती हों, तमाम लोगों ने अपना पल्ला झाड़ लिया और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे हेमंत सोरेन की राजनीतिक और रणनीतिक समझबूझ भी काम कर गई, क्योंकि शुरुआती दौर से ही जब मुख्यमंत्री बनने के बाद से चंपई सोरेन लगातार बीजेपी के साथ गलबहियां कर रहे थे, तमाम तरह की बातें अंदर खाने चल रही थी, उस समय से लगातार हेमंत सोरेन और उनके सलाहकार और उनके रणनीतिकार इन बातों पर निगाह रखे हुए थे। और यही कारण है कि तमाम विधायकों को मनाने में हेमंत सोरेन कामयाब हुए और अब ये कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन भी चाहते हैं, अंदर अंदर ये चाहते हैं कि किसी तरह ये बात जो है वो पैचअप हो जाए और जिस तरह से उनकी पुरानी स्थिति थी वो वापस आए। लेकिन अब इस हालात में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या चंपई दा बीजेपी में जा पाते हैं या अगर वो वापस जेएमएम में आते हैं, आकर गुरुजी के पास बैठ जाते हैं, तो वैसी परिस्थिति में क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर जिस तरह की प्रतिष्ठा उनकी थी वो प्रतिष्ठा बरकरार रख पाएंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। केंद्र सरकार की लेटरल एंट्री नियम को लेकर के एक सियासी घमासान मचा हुआ है। बिहार में खास करके बात करें तो बिहार के जो पूर्व डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव ने बीजेपी और संघ के ऊपर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये जो एनडीए के लोग हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, चाहे मांझी हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी जो एसटी एससी है उसके हक को मारना चाहती, ये नहीं चाहती है कि ये जो है सचिवालय में बैठे। बड़ा हमला तेजस्वी यादव ने किया है। उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि जो एसटी एससी हैं वो शौचालय में बैठे। तेजस्वी यादव का मोदी सरकार पे बड़ा हमला लेटरल एंट्री को लेकर के। उन्होंने कहा कि इसमें संघ की बड़ी चाल है, संघ को भी इसमें घसीटते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या शिवराज सिंह चौहान हो, दोनों अपने आप को पिछड़े का नेता बताते हैं, लेकिन हर जगह पिछड़ों की हकमारी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है पिछड़ों के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। जबकि अगर बात करें लेटरल एंट्री के, तो उस पे आईएएस आईपीएस की बहाली के लिए आयोग बना हुआ है। तो ये लोग संघ के लोगों को अपने जगहों पे, मनमानी जगहों पे बैठाने के लिए ये नियम बनाए हैं। अब देखने वाली बात है कि सरकार जो है इस पे क्या एक्शन लेती है या क्या जवाब देती है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। अयोध्या में बदरसा बाजार नाबालिग बालिका गैंग रेप मामले में अब पुलिस की दूसरी कार्रवाई भी सामने आ रही है। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद मोहित खान के खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई की है, उसको जेल भेजा है, उसके साथी को जेल भेजा है और जो उसकी अवैध बेकरी थी उस पर तो बुलडोजर चला है। अब दूसरी जो कार्रवाई है वो बदरसा बाजार के नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद राशिद खान के ऊपर है। मोहम्मद राशिद खान के ऊपर आरोप है कि उसने आरोपी मोहम्मद मोहित के पक्ष में पीड़ित बालिका के पास जाकर अस्पताल में
डराने और धमकाने केस वापस लेने की धमकी दी थी, जिसका मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने उसमें बाकायदा मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी राशिद खान जो चेयरमैन हैं उसको कोतवाली में बुलाया था और इस दौरान वो वहाँ पर हाजिर नहीं हुआ। अब पुलिस जो है वो राशिद खान के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है। राशिद खान के पास जो भी असलहे हैं उन सभी असलहों को निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है और धीरे धीरे और शिकंजा सपा नेता राशिद खान के खिलाफ कसा जा रहा है। मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। मुंबई से सटे ठाणे के बदलापुर में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि राज्य सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। आनंद फानन में आईजी आरती सिंह की अगुवाई में एक एसआईटी टीम गठित की गई है। साथ ही साथ ठाणे पुलिस कमिश्नर को भी जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में इस पूरे मामले को चलाने का राज्य सरकार ने आदेश दिया है। लेकिन गुस्साई भीड़ ने आज दिन भर बदलापुर के अलग अलग हिस्सों में लगातार प्रदर्शन किया, रेलवे ट्रैक रोक दिया, जिसके बाद उन्हें हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर उल्टा पथराव भी किया। हालांकि इस मामले को देखते हुए पुलिस ने बहुत सब्र तरीके से काम लिया और धीरे धीरे करके भीड़ को शांत कराया। साथ ही साथ सरकार की तरफ से 2 कैबिनेट मंत्री भी स्कूल में पहुंचे और वहां पर स्कूल प्रशासन के खिलाफ कड़े एक्शन के भी निर्देश दिए गए हैं, जिसमें 4 से 5 स्कूल के शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके साथ ही साथ वहां के सीनियर पीआई सहित दूसरे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। सरकार की कोशिश है कि चुनाव सामने है और ऐसे में बदलापुर का ये मुद्दा कहीं न कहीं तूल पकड़ सकता है, इसलिए सरकार ने आनंद फानन में कई बड़े एक्शन लिए हैं। हालांकि भीड़ को शांत कराया जा रहा है और आगे किसी भी तरीके का तनाव ना पैदा हो, इसकी पूरी कोशिश पुलिस प्रशासन बदलापुर में लगातार कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट बालकिस के साथ अभिषेक पांडे, बदलापुर।